हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 6 फरवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैथ का सवाल शुरू होता है। पहला सवाल क्या बोलता है कि एक ही कार्य को पी और क्यू 8 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, क्यू और आर 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि आर और पी मिलकर के उसको 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि आर अकेले उस काम को कितने वक्त में पूरा करेगा। तो क्या तरीका होता है इसका, हम लोग निकालते हैं इसका एलसीएम। तो आप अगर देखेंगे तो 12 और 15 का एलसीएम होता है 60। तो 60 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो बन जाएगा 120। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, टोटल वर्क। जो एलसीएम होता है वो तुम्हारा क्या होता है, टोटल वर्क। तो इस तरीके से अगर हम कार्य क्षमता निकालने की कोशिश करेंगे तो 8 से डिवाइड करो, बन जाएगा 15, ये बन जाएगा आपका 10 और ये बन जाएगा आपका 8। ठीक है, अगर मैं अगर मैं इन तीनों का अलग अलग ना निकाल के तीनों का सम निकालूं इफिशियंसी का, तो अगर मैं तीनों को जोड़ दूंगा ना, तो 2 बार पी, 2 बार क्यू और 2 बार आर आएगा। मतलब अगर तीनों को जोड़ के हाफ करूँ तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब कि 25 और 8 33/2 यानी कि 16.5 क्या हो जाएगा, इन तीनों की एफिशिएंसी का सम हो जाएगा। क्लियर है। आपको निकालना है कि पहले आर की एफिशिएंसी कितनी होगी, पहले ये बताओ। आर की एफिशिएंसी कितनी होगी, पहले ये बताओ। तो इन तीनों में से अगर मैं पी और क्यू की एफिशिएंसी को माइनस कर दूंगा, जो कि 15 है, तो मेरा काम हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1.5 बचेगा, क्योंकि 16.5 में से अगर 15 हमने कम कर दिया तो कितना बन जाएगा, 1.5। अगर हमको आर का नंबर ऑफ डेज निकालना है टोटल वर्क में से, में अगर हम इसके कार्यक्षमता से डिवाइड कर देंगे तो हमको वो टाइम मिल जाएगा जिस टाइम में हमको इस काम को पूरा करेगा कौन, आर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1.5 से डिवाइड करो, मतलब कि 80 दिन में काम तुम्हारा पूरा हो जाएगा। क्लियर है। तो पहला सवाल आसान सवाल ही बोलेंगे इसको, मुश्किल सवाल नहीं है बिल्कुल भी। नंबर 2 पे आते हैं। ये आपका आ चुका है बोर्ड मास का सवाल। ये भी आसानी होगा, लेकिन पॉइंट में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। आओ जरा करते हैं। अगर 3.12 को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए। तो अगर 3.12 इंटू 1.5, मतलब इसका आधा को और जोड़ दीजिए इसमें, तो आधा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1.5। मिस्टेक हो गई क्या मेरे से। अगर मैं बोलूँ तो 1.51 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे 3.02 में। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4.53। मतलब इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया, 4.53। अब 4.53 को कम करना है मुझे इसमें से, तो आप देखेंगे वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.25, ये ब्रैकेट के अंदर। अब ये बाहर आएगा ब्रैकेट में, तो फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 0.25 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0.0625। क्लियर है, क्योंकि 2 डेसिमल यहाँ से और 2 डेसिमल यहाँ से हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। अब इसको मैं जोड़ना किसमें, तो आप बोलेंगे 5.2 में। तो 5.2 में जोड़ दीजिए, आप कितना हो जाएगा, 5.265। ठीक है, 5.26 सॉरी 5.2625। ठीक है, 2625। अब ये जो है वैल्यू, इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा इतने वाले वैल्यू में से। तो 2625 यहाँ भी और 2625 यहाँ भी, कट जाएगा पूरा और बचेगा एक्चुअल वैल्यू। 15 में से कम करेंगे 5 को, यानी कि 10 पॉइंट समथिंग, यानी कि 10 इस सवाल का आंसर होगा। 10.0 यानी कि 10 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंकित 10% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य जो 28,800 है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है। पहली बात, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है आपको बताना है। ठीक है, अगर आपने बोला कि 10% की छूट देने के बाद वॉशिंग मशीन का जो मूल्य है वो इतना है, मतलब मैं छूट अगर ना दूं तो कितना बात होगा, इसका मतलब अगर एमपी निकालने की कोशिश करें तो आप बोलेंगे 28,800 बटा 90 इंटू 100। ठीक है, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इसका एमपी मिल जाएगा मुझे। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 9 से काटूं क्या, कट जाएगा। 9 ते 27, 9 दूना 18 और जीरो, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 32,000 रुपये क्या हो जाएगा, इसका एमपी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी पर सेल कर दे, इसी एमपी पर सेलिंग प्राइस अगर कर दे, तो आपसे कह रहा है कि उसको 25% का लाभ होता है। मतलब मैं सीपी निकालने की कोशिश करूं अगर, तो आपसे कह रहा है कि 32,000 जो वैल्यू है ना, 125 की वैल्यू आपको निकालना है 100 की वैल्यू। समझ गए बात, समझ गए बात। 125 कटता है 1000 को 8 बार में। ठीक है, ये हो जाएगा 32 गुणा 8, कितना हो जाएगा अगर कोई छूट नहीं दी जाए तो आपका ये वैल्यू आता है। तो आप बोलेंगे 32 गुणा 8 कितना होता है, तो 32 गुणा 2 64, 64 गुणा 4 यानी कि 256, और उस पर 2 जीरो लगाओ, मतलब 25,600 रुपया क्या हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको दे रखा है। नंबर 4 पे आते हैं सवाल पे।
दो ट्रेन एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती है और वो क्रमशः इतने स्पीड के एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि ट्रेन ने दूसरी से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करी है। तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? ये अगर आप बेसिक तरीके से करेंगे, बेसिक मेथड से, बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं बता दूं कैसे फास्ट कर पाएंगे, इसका ट्रिक क्या है। तो आप यहाँ पे देखिए, ट्रिक नहीं मतलब लॉजिक है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो 40 किलोमीटर पर आवर है और ये 45 किलोमीटर पर आवर है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक ट्रेन 1 घंटे में दूसरे ट्रेन से 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा तय करेगी, मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ पे सवाल कह रहा है कि दूसरी से 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय की है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि दोनों ही ट्रेनें 5 चौका 20 यानी कि 4 घंटे तय की है। मुझे बताओ, मतलब मैं सिंपल तरीके से मन में ही गुना भाग करके मैं कह सकता हूँ कि टाइम टू मीट कितना है, तो आप बोलेंगे 4 घंटे। टाइम टू मीट कितना है? 4 घंटे। मन में सॉल्व कर लिया। अब आपको पता चल चुका है कि आपको निकालना डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस निकालने के इस टाइम टू मीट में हम क्या करेंगे? उनके स्पीड से गुणा करेंगे। लेकिन ये स्पीड कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे रिलेटिव स्पीड, क्योंकि एक दूसरे की ओर बढ़ने का मतलब है कि इन दोनों का स्पीड का सम मुझे गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 85 से कर दो गुणा, 8 चौका 20, 4 पचे 20 यानी कि 320 किलोमीटर। दिस इज द बेस्ट मेथड जिससे कि आप फास्टली कर पाएंगे। बाकी आप फंडामेंटल तरीके से करके देखो, गुणा भाग करके देखो, माथा खराब हो जाएगा तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं और 5 पे आते हैं। एक स्टोर जो है 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए प्रमोशन स्कीम चला रही है, तो आपसे कह रहा है कितना डिस्काउंट दिया। 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए मतलब 4 के बदले आपको 5 मिला। मतलब आसान भाषा में मैं कह सकता हूँ आपसे कि 5 रुपए की वस्तु के लिए हमने कितना पेड किया था? आप बोलेंगे 4। डिस्काउंट कितना था? आप बोलेंगे 1 का डिस्काउंट आउट ऑफ 5, इसी को बोलते हैं 20%। आगे बढ़ते हैं। घटिया सवाल। एक व्यापारी जो है 85,000 मूल्य वाली अंकित पर एक पुरानी कार हेलो? हेलो? हाँ जी। अ, अभी तो फ़ोन चार्ज कर रहे हैं। तो 10 मिनट में करता हूँ फिर। थोड़ा चार्ज हो जाने दो ना, 10 मिनट में करता हूँ। ठीक। सॉरी, एक फ़ोन आ गया था। ठीक है। क्या बोलता है, फिर से पढ़ते हैं सवाल को। एक व्यापारी जो है ना वो कहाँ चला गया? 85,000 रुपए मूल्य पर एक अंकित मूल्य पर एक पुरानी कार खरीदता है और फिर 20% और 10% की दो क्रमिक छूट प्राप्त करता है। वह इसकी मरम्मत पर 3800 रुपए खर्च करता है, तो उसे 20% के लाभ पर बेच देता है। तो विक्रय मूल्य निकालिए। पहली बात कि 20% और 10% की दो क्रमिक छूट जो होती है वो 28% के बराबर होगी। ठीक है भाई। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि 85,000 का अगर आपको 28% डिस्काउंट करो, ये तिरछा क्यों जा रहा है भाई? 1 मिनट होल्ड करना। तिरछा क्यों हो रहा है? 1 मिनट होल्ड करिए। ठीक है। ये देखो 85,000, अब सही है। हाँ, 85,000 बटा हमने कर दिया मान लो 100, तो 28% डिस्काउंट यानी कि 72। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया? ये तुम्हारा हो जाएगा इसका कि इतने में वो खरीदा, इतने छूट प्राप्त किया और फिर 3800 रुपए इसमें खर्च कर दिए। तुम्हारा एक्चुअल क्या हो गया? सीपी तुम्हारा ये हो गया। अब तुमसे कह रहा है भाई कि 20% के लाभ पे सेल किया, मतलब तुमने 100 की वस्तु को 120 में सेल किया। ये तुम्हारा एक्चुअल एसपी होगा। तुम काट कूट लो, दिस इज द आंसर। एक लाइन में अपने आंसर इसका निकाल दिया। गुना कर लो, 100 कट जाएगा। आप यहाँ पे देखते हैं कैसे गुना करेंगे। तो थोड़ा मुश्किल है गुना करना, बट कोई बात नहीं, करने की कोशिश तो करना पड़ेगा। तो 72 गुना 0 यानी कि 0। 72 पचे 7 पचे 35 और 10 360 यानी कि 36। 72 गुना 8 और 36, तो 72 गुना 8, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि 36 गुना 16 मैं कह सकता हूँ। और एक कैरी 36 भी कैरी हमारा है, मतलब 17 से गुना कर लो 36 में। ये मैं कह सकता हूँ कि 17 से गुना कर लो 36 में। 17 छक 102, कैरी हो गया 10, 51 10 61 यानी कि 612। ठीक है। और प्लस कर लो 3800। इसको आपको निकालना है, गुणा करना है 6/5 से। ठीक है। तो यहाँ अगर देखेंगे 1200 और 3800 यानी कि 5000, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 65,000 रुपया इंटू 6/5। अब लगता है कि आंसर के पास हम लोग पहुंचने वाले हैं।
13 पचे 65 यानी कि 13 छक 78 और 000 इतना रुपए में क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस इस सवाल का आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल। ये हमने कैसे किया आप दोबारा सुन लो हमने कैसे किया, ठीक है? एक बार रिवाइज कर लो 10 सेकंड के लिए। एक शहर में 12,000 मतदाता हैं, उनमें से 30% ने ए को और 25% ने बी को और 40% ने सी को मत दिया है। ए उनमें से 30% ने ए को, 25% ने बी को और 40% ने सी को मत दिया है। उन मतदाताओं की संख्या निर्धारित कीजिए जिन्होंने इन 3 उम्मीदवारों में से किसी को मत नहीं दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि 30 और 25 55 और 40 यानी कि 95 यानी कि सिर्फ 5% लोगों ने मत नहीं दिया। तो 12,000 का 5% कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 600। बहुत ही घटिया सवाल। आगे बढ़ते हैं। 8 विद्यार्थियों को एवरेज अंक कितना है? 7। पाया गया कि विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पे 10 हो गया, मतलब 4 आपने एक्स्ट्रा किया है, तो 4 को मुझे माइनस करना पड़ेगा आउट ऑफ 8। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो एवरेज है उस एवरेज से मुझे इतना कम करना पड़ेगा। तुम्हारा क्या मिलेगा? तुम्हारा एक्चुअल एवरेज आ जाएगा, एक्चुअल एवरेज। तो 7 माइनस 1/2 यानी कि 7 माइनस आधा यानी कि 6.5 इस सवाल का आंसर होगा। x का एक ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या दिस 9 से डिविजिबल हो 725x3। 9 से डिविजिबल होने के लिए इस पूरे संख्या के डिजिट का सम क्या होना चाहिए? 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 2 9 कट गया, 5 3 8 यानी कि x की वैल्यू या तो 1 रख लो, तो क्या हो जाएगा? वैल्यू इसकी 9 बन जाएगी, जिससे कि संख्या पूरी कट जाएगी। बहुत ही आसान सवाल। किसी वस्तु पर 5% और 10% के लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का नकद अंतर कितना है? तो 5 रुपए है। 5% और 10% के लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का जो नकद अंतर है वो 5 रुपए है। दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर मुझे बताओ 5% लाभ पर जो विक्रय मूल्य होगा वो SP1 कितना होगा? तो आप बोलेंगे, अगर मान लीजिए CP हमने 100 रुपया है तो SP1 कितना होगा? तो आप बोलेंगे 105 रुपया। SP2 कितना होगा? तो आप बोलेंगे 110 रुपया। मुझे एक बात बताओ, इस अंतर से मुझे कुछ मतलब है क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अंतर से अगर मतलब है भी तो यहाँ पे देखो जो हमने माना है, यहाँ भी अंतर कितना है? 5 का। मतलब मैं कह सकता हूँ जो हमने माना है वो बिल्कुल सही मान लिया हमने। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा कितना होगा? 21 22। दिस इज द रेशियो। आसान सवाल था। एक गोले का व्यास अगर 14 है तो आर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। उसका आयतन निकालिए। गोले का होता है 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू, ठीक है? 4/3 इंटू पाई आर स्क्वायर कितना होता है? 154 होता है अगर 7 वैल्यू को रखेंगे तो। एक आर एक्स्ट्रा यानी कि 7 से कर दो मल्टीप्लाई, कर दो गुणा भाग, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो आप अगर देखेंगे 7 चौक 28, 28 चौक कितना होता है? 112, कैरी हो गया 11, ठीक है? 28 बचे 140 और 11 151 कैरी हो गया 15। 28 और 15 कितना होता है? बोलेंगे 43/3। क्लियर है? 14 तिया 42 और 37 तिया 111, मतलब कि हमारा आंसर आ चुका है 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। मैं थोड़ा गुणा भाग फास्ट कर लेता हूँ, बाकी आप देख लेना एक बार, ठीक है? अनीस एक कार्य को 88 दिनों में कर सकता है। युग यह कार्य 66 डेज में कर सकता है। अनीस है और एक युग है, ये 88 डेज और ये 66 डेज में कर सकता है। अनीस ने अकेले कार्य शुरू किया तो कितने दिनों के बाद युग को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 44 डेज में समाप्त हो जाए? ठीक है, अनीस ने कार्य अकेले शुरू किया है लेकिन कितने दिन के बाद, हाँ, ताकि कार्य टोटल 44 डेज में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मैं अगर कहूंगा तो ये है तुम्हारा 4 इंटू 22 और ये तुम्हारा 3 इंटू 22। मतलब मैं अगर एलसीएम निकालूंगा तो 4 3 12 गुणा 22, 12 गुणा 22 यानी कि 22 दूना 44, 4 22 और 4 यानी कि 46, सॉरी 22 यानी कि 26, 264 क्या हो जाएगा? इसका टोटल वर्क हो जाएगा। तो अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं तो आप बताएंगे कि दिस इंटू 3 और दिस इंटू 4। क्लियर है ना? कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपने बोला कि 44 डेज में काम पूरा हुआ और अनीस ने कार्य शुरू किया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अनीस तो 44 डेज काम पूरा करेगा ही करेगा। मतलब 44 डेज में कितना काम हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12 132 काम तुम्हारा हो जाएगा। 132 काम तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है? तो काम कितना बच गया? तो आप बोलेंगे 132 काम तो और रह गया। और 132 काम कौन करेगा? तो आप बोलेंगे ये 4 नंबर, 4 के हिसाब से योग करेगा। 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है? यानी कि ये 33 दिन काम करेगा। मतलब आसान भाषा में सुनो कि अनीस जो है, अनीस ये 44 डेज काम करेगा, जबकि युग जो है ना, युग ये 33 डेज काम करेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि युग 11 दिन के बाद काम करने आएगा और बचे हुए 33 दिन में काम पूरा कर लेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 11 दिन। लॉजिकल सवाल है ये,
अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा अगर ए इकाई है, समषट्भुज बनाने के लिए शीर्षों को काट दिया जाता है। बहुत बढ़िया सवाल, अगर आप देखेंगे दिस इज समषट्भुज। क्लियर है, हेक्सागन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, हेक्सागन। ठीक है, तो अगर ये तुम्हारा ए इकाई है ना, तो आपसे कह रहा है कि इक्वल पार्ट में काटा। अच्छा मैंने मिस्टेक कर दिया क्या? अच्छा कोई बात नहीं, एक ही बात है, मैं फिर से इसको मिटा देता हूँ। मैं डायरेक्टली कर दिया, कोई बात नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम्हारा सम बाहु त्रिभुज है, आपने इस तरीके से इसको काटा, इस तरीके से आपने काटा इसको कि ये बन गया समबाहु त्रिभुज। सॉरी, ये बन गया आपका समषट्भुज। दिस इज समषट्भुज। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये पूरा साइड अगर ए के बराबर है, तो मुझे बताओ कि ये साइड कितना होगा, ये वाला, इसे कितना होगा? तो आप बोलेंगे a/3। ऐसा क्यों बोलेंगे आप? क्योंकि ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 बन जाएगा, तो ये वाला तीनों साइड में क्या होगा? इक्वल। ठीक वैसे ही ये तीनों साइड क्या हो जाएगा? इक्वल। ये तीनों इक्वल, ये तीनों इक्वल, सब इक्वल। मतलब ये वाला भी a/3, ये वाला भी a/3, ये वाला भी a/3, सब a/3, सब इक्वल हो जाएगा। तो समषट्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप बोलेंगे इस समषट्भुज में 6 समबाहु त्रिभुज यानी कि 6 गुना इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, दिमाग खराब हो जाएगा आपका, लॉजिक क्लियर नहीं होगा तो। 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू है, ए हमने यहाँ माना है साइड को, यहाँ पे ए को तुम कंफ्यूज ना होना, मैं फिर से पूरा लिखता हूँ इसको। ये तुम्हारा साइड का स्क्वायर है, क्लियर है, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। अब साइड कितना है? तो आप बोलेंगे a/3। साइड कितना है? तो a/3, तो a स्क्वायर बटा 9। दिस इज द एक्चुअल आंसर जो कि तुम्हारे पास आने वाला है। आओ जरा काटते हैं। तो अगर तुम काटोगे तो 3 दूना 6 और 3 गुना 3 9, 3 से कट जाएगा √3 बार में, ये काटोगे 2 से 2 बार में। आंसर कितना आ चुका है? तो आप बोलेंगे a² / 2√3। तो इस शिफ्ट का मेरे हिसाब से ये आपका बेस्ट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आप इसको दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं। ABC एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज हैं। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया गया है। ABC एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज है ना, तो एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया गया है। ए बी दे रखा है, BC दे रखा है, तो मैच के अंत में ABC ने मिलकर अगर इतना रन बनाए हैं तो बी ने कितने बनाए हैं। तो आप सिंपल तरीके से आपसे कह रहा है भैया कि आप ABC का रेशियो निकाल दो। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो बी है वो 7 है, यहाँ बी कितना है? बोलेंगे 5। मतलब इन दोनों को आप गुना कर लो कितने से? 5 से, और इन दोनों गुना कर लो आप 7 से, तो काम तुम्हारा हो जाएगा। तो 6×5 = 30, 7×5 = 35 और 7×6 = 42। क्लियर है? आप बोले 856 रन बनाए हैं, 30 30 60 5 65, 60 और 40 100 और 107, यानी कि ये कट जाएगा 107 से। बी का निकालना है अगर मुझे वैल्यू, तो बी कितना है? आप बोलेंगे 35 से गुना कर दो, इसका आंसर आपको मिलेगा। ये पूरा पूरा कट जाएगा 8 बार में, यानी कि 280 इस सवाल का आंसर है। बहुत ही आसान सवाल। 15 पे आते हैं। एक निश्चित राशि जो 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से वार्षिक संयोजन की चक्रवृद्धि ब्याज अगर दिया जाता है, तो मिश्रधन कितना होता है? 605 रुपया हो जाता है, तो उसका मूलधन ज्ञात करिए। 10% वार्षिक अगर होता है तो सी वाले केस में कितना? 21% बन जाएगा। 10% का 2 साल में 21%, यानी मैं कह सकता हूँ कि 605 रुपया जो है ना, ये मिश्रधन अगर है तो ये 121 का वैल्यू मुझे निकालना है, 100 की वैल्यू। समझ गए बात? आप अगर काटेंगे फटाफट तो कट जाएगा 5 बार में, यानी कि पी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? आप बोलेंगे 500 रुपए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हर चीज फास्टली कर पाएंगे। ए बी सी ने क्रमशः सॉरी 10,000, 15,000 और 20,000 का निवेश किया है। एक वर्ष बाद ए और बी ने प्रत्येक ने 5,000 रुपये अधिक निवेश करता है, जबकि सी ने 10,000 निकाल लेते हैं। तो शुरू होने के 3 साल के बाद की कहानी अगर है, तो बी और सी का लाभ का अनुपात क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो आपने, अगर मैं सिंपल तरीके से ए और बी सी की इन्वेस्टमेंट अगर मैं निकालूं, तो मैं रेशियो लिख लेता हूं। तो आप बोलेंगे 10 का रेशियो, 15 और 20 का रेशियो। ठीक है, 1 साल के बाद की कहानी है कि 5,000 अधिक निवेश करते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ अगर ये तुम्हारा 1 साल की कहानी है तीनों, 1 साल बीतने के बाद इस बंदे ने क्या किया कि 5,000 और निवेश कर दिया, बाकी बचे 2 साल के लिए, क्योंकि टोटल तुम्हारा 3 साल की कहानी है। ये बंदा 5 फिर से निवेश करता है 2 साल के लिए, और ये बंदा लेकिन निकाल लेता है, ये जोड़ता है और लेकिन ये निकालता है 10,000 2 साल के लिए। क्लियर है? समझ के बात? मतलब 20 में से अगर 10 निकाल लिया तो कितना बच गया? 10 बच गया। अब वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 10 और 10 यानी कि 20। ये देखो, ये तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा प्रॉफिट का रेशियो देगा। समझ गए बात?
15 और 10 यानी कि 25। ठीक है। मुझसे मिस्टेक हो रखी है, 1 मिनट होल्ड करना, मैंने मिस्टेक कर रखी है बड़ा। ये 5 हमने ऐड करके लिखना चाहिए मुझे, कि अगर पहले 10 था, अगर 5 जोड़ दिया तो अब कितना हो गया 15। अब ये 15,000 2 साल के लिए करेगा इन्वेस्ट। ठीक वैसे ही अगर ये पहले से 15,000 था इसका, और 5 अगर जोड़ दिया तब कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 20,000 2 साल के लिए। ये सही है, अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे मिस्टेक हो गई थी। 30 और 10 यानी कि 40, ये बनेगा 40 और 15 यानी कि 55, और ये बन जाएगा 20 माइनस 20, सॉरी यहाँ प्लस होगा ना, सॉरी, क्योंकि 20 में से 10 निकाल लिया, 10 बच गया, तो 10 का हिसाब 2 साल के लिए, तो 20 और 20 यानी कि 40। मुझसे मिस्टेक हो रखी है, दिमाग कभी कभी काम नहीं करता ना। 8:11:8, ये तुम्हारा प्रॉफिट का रेशियो है। बहुत बढ़िया सवाल। एक ट्रेन जो है ना भैया, वो विपरीत दिशा में समान चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 5 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा है, स्पीड सेम है, ऐसा कुछ यहाँ पे कहा जा रहा है। यदि पहली ट्रेन की चाल दोगुनी हो जाती है ना, और दूसरी ट्रेन की चाल आधी हो जाती है, तो दोनों ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय कितना सेकंड होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल। आपसे बोला कि स्पीड दोनों का सेम है, दोनों का स्पीड सेम है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है, अगर अपोजिट डायरेक्शन है भैया, तो उस केस में दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, और एक ट्रेन विपरीत दिशा में समान चाल से दूसरी ट्रेन को इतना में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या सेम है, मुझे पहले बताओ, क्या दोनों ट्रेन की लंबाई सेम है? तो अगर मैं सेम मान के चलता हूँ, थोड़ी देर चूंकि यहाँ पे कहा नहीं गया है, तो एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय, अच्छा दोनों ही केस में अगर मैं बात करूं, T1 प्लस T2 को हम मान लेते हैं कि वो x के बराबर है। x के बराबर मतलब मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, कि दोनों ट्रेन की लंबाई जो है वो x के बराबर है। ठीक है, तो अगर ये 5 सेकंड की बात करूं, ये 5 सेकंड कब आता है, जब इन दोनों के स्पीड के सम को हम गुणा करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे किसमें, इस डिस्टेंस। मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड कितना था आप बोलेंगे, इन दोनों के स्पीड का सम। दोनों का चूंकि स्पीड अगर सेम है, तो मैं अगर बोलूंगा तो दोनों को भी मान लेते हैं हम, मतलब हम बोल सकते हैं 2b, तो बोल सकते हैं कि x की वैल्यू आ जाएगी 5 गुना 10 इंटू बी, 5 गुना 2 यानी कि 10 इंटू भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला बात बोलता है कि ट्रेन की चाल दोगुनी हो जाती है और दूसरी ट्रेन की चाल आधी हो जाती है। मतलब अगर एक तुम्हारा 2b हो जाए और एक तुम्हारा v/2 हो जाए, और विपरीत दिशा में अगर चले, तो उस केस में चाल बताओ, सॉरी उस टाइम कितना हो जाएगा। तो अब देखो, टाइम निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन इस पर जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये वाला 10 इंटू भी। स्पीड कितना होगा, दोनों का सम, यानी कि 2 और आधा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 5/2 इंटू भी। क्लियर है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। भी कट जाएगा, 5 से कटेगा 2 बार में, 2 को भेजो ऊपर, यानी कि 2 गुना 2 यानी कि 4 सेकेंड इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी घन के प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि की जाती है ना, तो घन के आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, आपको बताना है। तो घन के भुजा में यानी कि आयतन क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। मतलब इस 15 को मुझे 3 बार वृद्धि करवाना पड़ेगा। समझ गए बात, 15%, 15% और 15%। समझ गए, आपको निकालना है अनुमानित वैल्यू कितना हो पाएगा। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे, देखिए जरा, 15-15 कितना होता है 30, और 15 का 15% यानी कि 2.25%, यानी कि इन दोनों के बदले मैं कह सकता हूँ कि 32.25% इन दोनों के बदले हो चुका। अभी और भी है, 15 जोड़ो आप। इस 15 जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, 32 का 15% निकालो, यानी कि अगर मैं इन दोनों को सिर्फ जोड़ूं, 32 का 15% कितना हो जाएगा, तो आप अगर देखेंगे तो बोलेंगे 3.225, और इसका आधा मैं मान के चलता हूँ लगभग 1.6 के आसपास मान के चलता हूँ। ठीक है, अनुमानित वैल्यू निकालना है मुझे, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 4.8 के आसपास। ठीक है, तो 4.8 हम कर देंगे इसमें ऐड, तो 32 और 15 47.25 और प्लस 4.8, यानी कि लगभग 47 और 4 यानी कि 52.05, जो कि ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा 52% के बराबर हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, 15% को आपको 3 बार कंपाउंडिंग करवाना है। समझ गए बात को? ठीक है,
एक ट्रेन स्टेशन पी से चलना आरंभ करती है और स्टेशन क्यू आर एस टी से होती हुई चलती है और स्टेशन यू तक पहुंचती है, पी क्यू आर एस टी यू तक पहुंचती है। क्लियर है? यह स्टेशनों क्यू आर एस टी पर क्रमशः 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट और 8 मिनट के लिए रुकती है। पी और यू के बीच की दूरी कितनी? 50 किलोमीटर है। पी और यू के बीच ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो क्या है यदि स्टेशनों के बीच 70 मिनट के लिए एक समान चाल से चलती है? क्या मतलब वही बात? ठीक है, 70 मिनट के लिए एक समान चाल से ये चलती है। ठीक है, रुकती कितना है? तो 814 और 4 18 और 2 20 मिनट, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1.5 घंटे में 50 किलोमीटर तय करती है। ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, मतलब अगर तुम्हारा 70 मिनट चला है, ठीक है, और वहां पे रुका है कितना? 20 मिनट, मतलब 90 मिनट तुम्हारा इन्वेस्ट हुआ है 50 किलोमीटर चलने के लिए। तो अगर तुमको स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना पड़ेगा, यानी कि 50 बटा 90। 90 को बोलेंगे हम लोग 3/2 आवर। समझ गए बात को? हमने क्या बोला? 70 मिनट टाइम लिया और रुका कितना था? बोलेंगे 2, 4, 6 और 8, यानी कि 20 मिनट और। ये तुम्हारा एक्चुअल टाइम जो इन्वेस्ट हुआ है कवर करने में डिस्टेंस को, वो कितना हुआ था? आप बोलेंगे 90 मिनट। और 90 मिनट को कितना बोलते हैं हम लोग? 1.5 घंटा, यानी कि 1/1/2, यानी कि 3/2 घंटा बोलेंगे ना। अगर हमको निकालना है भैया कि इसका समान चाल निकालिए, तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे हम? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है कितना? बोलेंगे 50। टाइम कितना हो गया? 3/2, यानी कि 2 के बजाय ऊपर, यानी कि 100/3 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितना लंबा सवाल उतना ही शॉर्टकट आपका आंसर आपको देखने को मिल रहा है। 10 लाख पर 3% वार्षिक की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किया गया चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया है? तो वर्षों की संख्या निकालिए। वर्षों की संख्या है कितनी ही आपको बतानी है। तो अगर आप देखेंगे ना कि 3% अगर आपका इंटरेस्ट है, ऑप्शन इतने गंदे हैं ना कि बिना सॉल्व किए आप इसको 3 साल मार के निकल जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे ध्यान से 10 लाख और ये लगभग 92,000, मतलब 9.2% के आसपास जो भी है होने वाला है। तो अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता है मेरे हिसाब से, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो आप देखेंगे कि वो तुम्हारा 3 यानी कि 9% होता। लेकिन चूंकि ये कंपाउंडिंग है तो 3% को मुझे 3 बार कंपाउंडिंग करना पड़ेगा। तो 9 से थोड़ा सा ही अधिक आपको इंटरेस्ट देने को पड़ेगा, जो कि लगभग 9.23% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। जो कि यहाँ पे देखेंगे 92,000 क्या है? 9.23% के आसपास ही है। मतलब 3 साल की कहानी यहाँ बात कही जा रही है। कोई दिक्कत नहीं, टिक मार के वहां से निकल सकते हैं। बाकी आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूले लगा सकते हैं। ठीक है, तो 3% अगर हम निकालेंगे ना 3 बार, तो क्या करना होता है? देखो तरीके क्या होते हैं कि 3 का पहले तुम क्यूब करो। अगर तुम्हें कंपाउंडिंग करना है 3 बार 3% को, क्या करना है बताओ? 3 को पहले तुम क्यूब करो, तो 3 का जो क्यूब होगा वो 27 हो जाएगा। उसको यहाँ पे लिखो। 3 का स्क्वायर कितना था? आप बोलेंगे 9। 9 को 3 से गुणा करो और फिर यहाँ पे लिखो 27। फिर यहाँ पे डेसिमल लगा दो और 3 को 3 से गुणा करो, मतलब कितना हो जाएगा? 9। ये तुम्हारा परसेंट आपको देखने को मिलेगा कंपाउंडिंग में। कंपाउंडिंग तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है कि जो परसेंटेज है 92,727, ये कुछ और नहीं बल्कि 9.2727% है। किसका? 10 लाख रुपए का। और ये आया कब? जब मैंने टाइम की बात करी है, कब? 3 साल की। तो आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 2। बहुत ही बढ़िया सवाल, लेकिन बहुत ही आसान सवाल अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो। ठीक है, अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो अमाउंट मान लीजिए कितना? 10 लाख में 92 जोड़ दीजिए, मतलब 10 लाख में 92,000 जोड़ दीजिए, तो 10,92,727 होगा, तो अमाउंट हो जाएगा। और प्रिंसिपल है कितना? आप बोलेंगे 10 लाख। ठीक है, और इसको आप शूट करा दीजिए A इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 का पावर n। इस पे आप फिट कर दीजिए, n की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी 3 साल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इससे पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को, हमारे एफर्ट के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू सो मच।